हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेना इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ तरुण सक्सेना। आज हम अपने लास्ट चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर हम इस चैप्टर के 3 पार्ट को कवर कर चुके हैं। ये है पार्ट नंबर 4, जहाँ पर हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा वो है लैंड रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे लिए लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं। व्हाट आर लैंड रिसोर्सेज। तो हाउ मच इज़ लैंड यूजफुल फॉर अस। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए राइज होता है वो यही है, हाउ मच इज़ लैंड यूजफुल फॉर अस, कि जो लैंड है वो हमारे लिए यूजफुल किस तरह से है, क्या क्या यूजेज है हमारे लिए लैंड के। तो सबसे पहला जो यूज़ है हमारे लिए लैंड का वो यही है कि हम लैंड पर रहते हैं, लिविंग करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। लैंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हर तरीके से। अगर हम इमेजिन करें कि विदाउट लैंड हमारी लाइफ कैसी होगी, तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। लैंड पर सारी क्रॉप ग्रोज होती हैं जिनसे हमें फूड मिलता है। लैंड पर सारे ट्रीज़, सारे फॉरेस्ट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हम लैंड पर परफॉर्म करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि लैंड बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से लैंड हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह है, और ये हमारा रिसोर्स है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर बेसिक तरीके से यूज़ करना होगा जिससे ये हर जनरेशन को अवेलेबल हो सके और इसकी जो प्रेजेंस है वो कभी भी ख़त्म ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट, वी लिव ऑन लैंड, हम लैंड पर रहते हैं। वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड, हम लैंड पर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। वी यूज़ इट डिफरेंट वेज, और इसे हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। अब इतने सारे यूज़फुल पॉइंट हैं हमारे लिए, तो दैट्स वाई वी कैन से लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एटमोस्ट इम्पोर्टेंस। और इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि लैंड जो है वो एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट सपोर्ट, जो सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमारी लैंड पर ही परफॉर्म हो सकती हैं। पूरा नेचुरल वेजिटेशन लैंड पर डिपेंड करता है, पूरा वाइल्ड लाइफ सिस्टम लैंड पर डिपेंड करता है, ह्यूमन की सारी एक्टिविटीज़ लैंड पर डिपेंड है। तो आप समझ सकते हो कि लैंड हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अब ये लैंड हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा तो है नहीं कि लैंड हमारे पास इनफाइनाइट अमाउंट में है। लैंड का एक पर्टिकुलर एरिया है और वो एरिया फिक्स है। अब उसी एरिया पर हमको क्रॉप भी ग्रो करनी है, लिविंग भी करनी है, अपनी एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी है। तो हमें इस लैंड को इस तरह से परफॉर्म करना होगा, इस तरह से परफॉर्म करना है कि ये कभी भी ख़त्म ना होने पाए, हर जनरेशन इसका यूज कर सके। तो लैंड इज़ प्रेजेंट इन लिमिटेड साइज, सो वी मस्ट यूज़ देम इफ़ेक्टिवली। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लैंड है वो लिमिटेड साइज़ में प्रेजेंट है, और इसी वजह से हमें क्या करना है, इसका यूज़ करना है इफ़ेक्टिवली। अब आगे समझते हैं कि ये तो हमारी लैंड कितनी यूज़फुल है और किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, समझा। अब हम ये देखेंगे कि लैंड, इंडिया में लैंड का रिसोर्सेज किस तरह से प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। अगर हम इंडिया के लैंड रिसोर्स की बात करें या लैंड एरिया की बात करें, तो आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड का जो लैंड है इंडिया में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर प्रेजेंट है, या वी कैन से पूरे इंडिया का जो लैंड एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इस टोटल एरिया में से सबसे पहला आ जाता है प्लेन। इस टोटल एरिया का 43% तो प्लेन है, 30% हमारे माउंटेन है और 27% हमारे फॉरेस्ट हैं। 43% प्लेन किस तरह से यूज़फुल है, यहाँ पर हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। माउंटेन किस तरह से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमें रिवर मिलती हैं, यहाँ पर टूरिज़्म होता है और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी यूज़फुल है। ऐसे ही प्लेट्यू हमारे 27% में है, जहाँ पर हमें मिनरल्स मिलते हैं, फॉसल फ्यूल मिलते हैं और यहाँ पर फॉरेस्ट भी हैं।
तो अलग अलग तरह से प्लेन, माउंटेन, प्लेट्यू का डिस्क्रिप्शन है और ये हमारे लिए तीनों ही क्या है, यूज़फुल है। अब इसके बाद बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। यही सारे तीनों पॉइंट को हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला, अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन विच प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। ये अभी हमने देखा था कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पूरा हमारा लैंड एरिया है, जिसमें से 43% क्या है, हमारे प्लेन है। फिर नेक्स्ट है 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री आर माउंटेन विच इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर एंड प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ टूरिज्म। यहाँ से कुछ हमें रिवर मिलती हैं और यहाँ पर क्या होता है, टूरिज्म परफॉर्म होता है। आफ्टर दैट अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ द प्लेट्यू रीजन। 27% में क्या आ जाते हैं, हमारे प्लेट्यू आ जाते हैं। दैट पजेजेज रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर हमें मिनरल्स मिल जाते हैं अच्छी क्वांटिटी में, फॉसल फ्यूल्स और फॉरेस्ट। स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हमारे लिए राइज होता है वो ये है कि ये प्लेट्यू क्या होते हैं। देखो, मेनली माउंटेन और प्लेट्यू में डिफरेंस क्या होता है ये आप समझो। अगर हम माउंटेन की बात करें तो माउंटेन इस तरह से एक हाईएस्ट पीक तक जाती हैं और फिर उनमें क्या देखने को मिलता है, एक ढलान, मतलब स्लोप देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है इस पिक्चर में आप देख सकते हो, बहुत ऊंचाई तक जा रहे हैं और फिर उनमें क्या है, स्लोप है। तो ये हमारे लिए क्या है, माउंटेन है। अब अगर हम प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू को हम समझ सकते हैं कि प्लेट्यू जो होते हैं वो टेबल की तरह होते हैं। जैसे टेबल इस तरह से होती है, टेबल सरफेस से या जो मेन हमारा फ्लोर है उससे कुछ हाइट पर होती है। तो सेम एज प्लेट्यू भी क्या होते हैं, जो हमारी लैंड है उससे कुछ हाइट पर प्रेजेंट होते हैं और जब हम उससे कुछ ऊंचाई पर चलेंगे तो उसके बाद उसमें हमें फिर से एक प्लेन सरफेस देखने को मिलेगा कुछ डिस्टेंस तक। उसके बाद आफ्टर दैट फिर उसमें कुछ क्या होगा, ढलान होगा। तो ये होते हैं प्लेट्यू। फॉर एग्जांपल जैसे डेक्कन प्लेट्यू है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्लेट्यू और माउंटेन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये तो हो गई बात लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। इंडिया में लैंड रिसोर्सेज किस तरह से है। अब नेक्स्ट है हमारा कि हमारे पास इंडिया में जो लैंड है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। तो लैंड को यूटिलाइज़ करने के लिए हमारी बुक में एनसीईआरटी में अलग अलग तरह के पॉइंट दिए गए हैं और उन सभी पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे लिए फॉरेस्ट। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज, जिसमें सबसे पहला है फॉरेस्ट। लैंड को हम यूज़ करते हैं फॉरेस्ट की फॉर्म में। तो जितना भी एरिया हमारा फॉरेस्ट है, लैंड के जितने एरिया में हमारे फॉरेस्ट हैं, हम जानते हैं कि उस पार्ट पर हम कोई भी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो हमको यहाँ पर एक फैक्टर लेना है मेन, एग्रीकल्चर। हमने क्या मान लिया, एग्रीकल्चर एक फैक्टर मान लिया। एग्रीकल्चर फैक्टर को लेकर हम इन सारे पॉइंट को ईजिली समझेंगे। तो फॉरेस्ट जितने भी एरिया में वहाँ पर हम एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं कर सकते, तो फॉरेस्ट की फॉर्म में हम लैंड को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है ऐसा पार्ट नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब लैंड का वो पार्ट जहाँ पर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, मतलब एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। अब इसमें भी दो तरह के हैं। सबसे पहला बैरन एंड बेस्ड लैंड, मतलब ऐसी लैंड जो बंजर हो चुकी है जहाँ पर खेती करें तो भी नहीं हो पाएगी, तो वो वाली लैंड भी किस में आ जाएगी, नॉट कल्टीवेशन में, जहाँ पर हम क्रॉप ग्रो नहीं कर रहे हैं। और दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, मतलब ऐसी लैंड का पार्ट जहाँ पर हमने क्या बना दी, बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज, हाउसेज और सारी चीज़ें जहाँ पर हमने बना दी हैं, तो उस जगह पर भी हम एग्रीकल्चर को नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये हमने दो यूज़ देखे लैंड के। अब तीसरा यूज़ जो है हमारे लिए लैंड का वो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तो दूसरी अनकल्टिवेटेड लैंड कौन कौन सी आ जाती हैं इसमें, तो पहली है परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। लैंड का वो वाला पार्ट जहाँ पर हम अपने कैटल्स को, एनिमल्स को ग्रेज कराते हैं। तो जिस जगह पर हम एनिमल को ग्रेज कराते हैं, नॉर्मल सी बात है वहाँ पर भी हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। तो हम लैंड को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, पेस्चर और ग्रेजिंग के लिए। फिर नेक्स्ट है
लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, तो लैंड का ऐसा पार्ट जहाँ पर अपने आप ट्रीज़ प्लांट ग्रोज कर जाते हैं। तो आपने भी नॉर्मली देखा होगा अपने अराउंड कि बहुत सारे फील्ड या प्लॉट ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई भी किसी भी ट्रीज़ को नहीं लगाता, वो अपने आप एक पर्टिकुलर सीज़न में ग्रो कर जाते हैं। तो वो एरिया भी क्या है, इसी के अंदर आएगा। आफ्टर दैट कल्चरेबल बेस्ड लैंड, तो कल्चरेबल बेस्ड लैंड क्या होती है, सबसे पहले हमको ये समझना है। कल्चरेबल बेस्ड लैंड का मतलब है लैंड का ऐसा एरिया जिस पर बिना एग्रीकल्चर किए हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। याद रखना, कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मतलब क्या है, लैंड का ऐसा एरिया जहाँ पर 5 साल से ज़्यादा हो गए, कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं की गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चरेबल बेस्ड लैंड। तो ये हमने 3 यूज़ समझे जिस तरह से, जिससे हम लैंड को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है फैलो लैंड। फैलो लैंड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, करेंट फैलो और नेक्स्ट है अदर देन करेंट फैलो। इन दोनों पॉइंट को भी हमें बहुत केयरफुली समझना है। सबसे पहले बात करते हैं करेंट फैलो। करेंट फैलो किस तरह की लैंड होती है, तो सिंपल है बिल्कुल, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, मतलब लैंड का वो पार्ट जहाँ पर 1 साल या उससे कम टाइम पर कोई भी क्रॉप नहीं की गई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, करेंट फैलो। और अदर देन करेंट फैलो का क्या मतलब है, लैंड का ऐसा पार्ट जहाँ पर 1 से 5 साल के बीच में कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं की गई है। तो ध्यान से याद रखना, करेंट फैलो ऐसी लैंड हो जाएगी जहाँ पर 1 या 1 से कम ईयर के अंदर कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं किया गया है। और अदर देन करेंट फैलो क्या हो जाएगी, 1 to 5 ईयर के अंदर जो लैंड थी वो क्या थी, अनकल्टिवेट थी, मतलब कोई भी क्रॉप वहाँ पर ग्रो नहीं की गई है, अनकल्टिवेट पड़ी हुई थी, तो वो किस में आ जाएगी, अदर देन करेंट फैलो में। आई होप ये तीनों टर्म आपको समझ में आए होंगे, करेंट फैलो, अदर देन करेंट फैलो, और एक हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा था कल्चरल फैलो। तो इन तीनों को याद रखना है आपको अच्छे से। अब लास्ट जो हमारा लैंड का यूज़ है वो है नेट सोन एरिया। अब इसे समझते हैं, नेट सोन एरिया का क्या मतलब होता है, इस टर्म को भी आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो ध्यान देना। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। नेट सोन एरिया का मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी लैंड है, हमने मान लिया कि हमारे पास 100 हेक्टेयर लैंड है, हमने एग्जांपल के लिए मान लिया। अब हमने क्या किया कि इस 100 हेक्टेयर लैंड पर कोई भी एक क्रॉप ग्रो कर ली, तो फॉर एग्जांपल हमने वीट की, गेहूं की क्रॉप इस पर क्या की, ग्रो की। अब इस लैंड पर जब हमने क्रॉप ग्रो कराई तो उसके बाद इस पर प्रोडक्शन होगा। तो जब हमने इस पर्टिकुलर लैंड पर 1 साल के अंदर एक क्रॉप को ग्रो कराया, तो हम बोलेंगे कि जो नेट सोन एरिया था वो कितना था, 100 हेक्टेयर। क्यों, क्योंकि मैंने कितने पार्ट पर क्रॉप को ग्रो कराया है, 100 हेक्टेयर पर। यदि मैं इस 100 हेक्टेयर लैंड में से 70 हेक्टेयर लैंड पर ही क्रॉप को ग्रो कराता, तो इसका मतलब क्या था कि अब मेरा नेट सोन एरिया क्या हो जाएगा, 17 हेक्टेयर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर मैं 50 हेक्टेयर पार्ट पर कराऊंगा तो नेट सोन एरिया क्या हो जाएगा, 50 हेक्टेयर। ठीक है। अब इसके बाद अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया इज द टोटल सोन एरिया बट इट विल बी काउंटेड ओनली वंस इरस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ क्रॉप सोन इन अ ईयर। ध्यान से समझना इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर लैंड पर एक क्रॉप ग्रो करेंगे तभी ये काउंट किया जाएगा। अब हमने क्या किया, इस लैंड पर हमने वीट की क्रॉप ग्रो कराई 70 हेक्टेयर में, ठीक है, या वी कैन से वीट की हमने 100 हेक्टेयर में कराई। आफ्टर दैट ये हमारी क्रॉप कंप्लीट हो गई, और जब क्रॉप कंप्लीट हो गई तो उसके बाद मैंने राइस की क्रॉप इसमें ग्रो कर दी 70 हेक्टेयर पार्ट पर।
तो अब अगर हम कहें कि राइस का क्या होगा, तो राइस का तो 70 हेक्टेयर ही होगा और वीट का क्या होगा 100 हेक्टेयर। बट अगर मैं कंबाइन फॉर्म में कहूँ तो अब वो मेरा नेट सोन एरिया नहीं कहलाएगा, वो कहा जाएगा ग्रॉस सोन एरिया। तो ग्रॉस सोन एरिया कितना हो गया 100 हेक्टेयर पर वीट और 70 हेक्टेयर पर राइस। तो टोटल कितना हो गया 170 हेक्टेयर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ग्रॉस सोन एरिया इज द टोटल एरिया इन विच क्रॉप्स आर सोन, बट इफ़ देयर आर 2 क्रॉप्स, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो 2 क्रॉप्स, अगर 2 क्रॉप सोन की जाएँ, सोन का मतलब बोई जाएँ इन अ ईयर, एक ईयर में, ऑन दिस एरिया, इस एरिया पर, इट विल बी काउंटेड ट्वाइस, तो ये 2 बार काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे और समझ सकते हैं इसी चीज़ को हम समझना चाहें, जैसे एक हमारे पास 100 हेक्टेयर लैंड है और इस लैंड पर हमने क्या किया, पहले 100 हेक्टेयर पर, फर्स्ट 100 हेक्टेयर पर हमने वीट ग्रो करा लिया। जब ये कंप्लीट हो गई फसल, अब हमारे पास नॉर्मली वीट की जो क्रॉप होती है उसे कितना टाइम लग जाता है, 6 to 7 मंथ हो जाते हैं कंप्लीट होने में। आफ्टर दैट हमने इसके 50 हेक्टेयर पार्ट पर क्या ग्रो कर दिया, राइस ग्रो कर दिया। तो अब हमारा 150 क्या हो जाएगा, तो 150 टोटल हो जाएगा ग्रॉस सोन एरिया। क्लियर। तो इन दोनों टर्म को आपको याद रखना है, नेट सोन एरिया और ग्रॉस सोन एरिया। अब नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं अपने। आगे हमारा पार्ट आता है लैंड को हम इंडिया में किस तरह से यूज़ करते हैं। ये तो हमारा लैंड का यूज़ करने का पॉइंट था, अब इसको यूज़ करने का पैटर्न क्या है। तो लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में लैंड को यूज़ करने का पैटर्न। तो लैंड को यूज़ करने का मेनली पैटर्न 2 पॉइंट पर डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर पर। फिजिकल फैक्टर में आते हैं टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप। मतलब लैंड को हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ये 3 पॉइंट पर डिपेंड करेगा कि वहाँ का सॉइल किस तरह की है, क्लाइमेट किस तरह का है, वहाँ का मौसम किस तरह का है, और वहाँ की टोपोग्राफी किस तरह की है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी किसी है, मतलब जिस जगह पर हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है या कम है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कैसी है, एंड कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिन पर हम लैंड के पैटर्न को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास जो लैंड है टोटल, वो अभी हमने जाना था कितनी है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये तो कैसी लैंड है, पूरी इंडिया की। बट हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है लैंड का वो कितना है, 93%। मीनिंग क्या हुआ इसका, कि हमारे पास इंडिया का जितना भी लैंड का एरिया है, हम सिर्फ उसमें से कितने के बारे में जानते हैं, 93% के बारे में जानते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ लैंड जो है वो, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। मतलब असम का कुछ पार्ट है जो चाइना बॉर्डर या बांग्लादेश बॉर्डर से लगे हुए हमारे इंडिया के जो कुछ पार्ट हैं वो उसमें काउंट नहीं हुए हैं पूरे एरिया में। और जम्मू कश्मीर का ऐसा पार्ट जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है, चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है, हमारे बॉर्डर का ऐसा पार्ट या हमारे इंडिया का ऐसा पार्ट जो पाकिस्तान और चाइना के साथ चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो वो इसमें काउंट नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमें यहाँ पर सिर्फ किसके बारे में जानकारी है, 93% टोटल पार्ट के बारे में अभी हमें नॉलेज है। अब ये जो टोटल 93% पार्ट के बारे में हमें पता है, इस एरिया के बारे में पता है, अब हम देखेंगे कि इसको किस तरह से यूज़ किया गया है, इसके यूज़ करने का पैटर्न क्या है। तो इसे हम समझेंगे इस फिगर की हेल्प से जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला ये जो सर्कल है ये 1960 और 61 को डिनोट करता है, और ये दूसरा वाला
2014 और 15 को डिनोट करता है। तो अब सबसे पहला हम इस वाले पार्ट को देखते हैं। अब ये जो है हमारे किसको डिनोट कर रहा है, फॉरेस्ट को। तो फॉरेस्ट जो थे हमारे वो 1960 और 61 में 18.11% थे, जो अब 2014 और 15 में कितना हो गया, 23.3%। तो ये हमारे लिए क्या है, अच्छी बात है कि फॉरेस्ट के जो एरिया है उसमें क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है। अकॉर्डिंग टू सर्वे, अगर सर्वे की बात की जाए तो सर्वे के अकॉर्डिंग बोला गया है कि हमारी टोटल जितनी भी लैंड है उसका 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए। तो अभी तो ये हमारा 2014 और 15 का डेटा है, तो जब हमारी बुक अपडेट होकर आएगी तो उसमें नया डेटा मिलेगा, तो उसमें भी शायद कुछ इंक्रीजमेंट हुआ हो। तो फॉरेस्ट में क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक अच्छी बात है। उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट है ये डिनोट करता है बैरन एंड अनकल्चरल बेस्ड लैंड को, मतलब ऐसी लैंड जो क्या है, ख़राब थी, जिस पर हम खेती नहीं कर सकते, क्रॉप नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो पहले वो थी 18.11%, अब वो कितनी हो गई है, 5.5%। तो ये कमी का क्या रीज़न है, डिक्रीजमेंट का क्या कारण है भाई, अगर कोई लैंड बैरन है, ख़राब है, पूरी तरह से फर्टिलाइज नहीं है, तो अब उस पर क्रॉप तो हो नहीं सकती। तो ये कहाँ पर यूज़ में आया होगा, ये यूज़ आया होगा यहाँ पर हमने इंडस्ट्री बना ली होंगी, हाउसेस बना लिए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये यूज़ में आया होगा और कम हो गया। इसके बाद अगर तीसरे की बात करें जो ग्रीन पार्ट से डिनोटेड है, ये है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं होती। तो ये पहले 4.95% था, अब बढ़कर क्या हो गया, 8.7%। तो यहाँ से ये रेड वाला पोर्शन में डिक्रीजमेंट हुआ, तो इसमें क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया। अब आते हैं पर्पल वाले पार्ट पर। तो परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यहाँ पर क्या होती है भाई, ऐसी लैंड जहाँ पर हम अपने एनिमल्स को क्या कराते हैं, ग्रेज कराते हैं। तो पहले कितना था, 4.71% था, अब ये कम होकर क्या हो गया है, 3.3% हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, अगर इस पार्ट में डिक्रीजमेंट हुआ तो जो हमारे एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, वो कहाँ पर खाना खाएंगे, किस तरह से अपनी ग्रेजिंग करेंगे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अब आर्टिफिशियल फूड भी मार्केट में मिलने लगे हैं, और पहले अगर 1960 की बात करें, उस टाइम से लेकर आज के टाइम में जो हमारी कैटल्स हैं उनमें भी क्या आई है, उनकी पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। तो इस वजह से यहाँ पर इसके लैंड में भी क्या है, डिक्रीजमेंट है। और इसी तरह से आप इस पूरे चार्ट को समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ बेस्ड लैंड। तो बेस्ड लैंड क्या होती है, जब हमने समझा था बैरन या बेस्ड लैंड। तो बेस्ड लैंड इज़ द लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज विच इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्री, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर हम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। नॉन एग्रीकल्चर मतलब जहाँ पर हम खेती नहीं करते और सारे काम हो सकते हैं, जैसे रॉक होते हैं, रोड्स बना दिए गए, रेलवे बना दी गई, इंडस्ट्री बना दी गई। तो ऐसे एरिया क्या है, हमारे लिए बेस्ड हैं। बेस्ड क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको एग्रीकल्चर के बेस से देखें तो ये हमारे लिए क्या है, बेस्ड हैं। कंटिन्यू यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम without taking appropriate measures to conserve and manage it has result in land degradation। और अगर हम इन चीज़ों को बिना सोचे समझे यूज़ करते जाएंगे कंटिन्यू टाइम तक, लॉन्ग पीरियड टाइम तक, तो इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारी लैंड क्या होने लगेगी, डिग्रेड होने लगेगी, कम होने लगेगी या ख़राब होने लगेगी। ठीक है, तो अब हमको समझना है लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, और ये हमारा टॉपिक था लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हमें क्या करना है, सेव करना है, तो हमें इससे डिग्रेड होने से बचाना है। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, मतलब लैंड डिग्रेडेशन किस वजह से हो रहे हैं, पहले तो हम ये समझेंगे, फिर हम उसको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं ये समझेंगे। तो कारण क्या है, सबसे पहले समझते हैं कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन। तो अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड कैसी है, डिग्रेड है। क्यों है, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, मतलब ह्यूमन की एक्टिविटी इसको क्या कर रही हैं, डिग्रेड कर रही हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन, हम क्या कर रहे हैं, जंगलों में से पेड़ों को काट रहे हैं अपने यूज़ के लिए, जिससे क्या हो रही है, वहाँ की जो
पेड़ों की रूट्स हैं वो भी हट जाती हैं और जो सॉइल है वहाँ की वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। तो वो तेज़ आंधी के साथ, स्टॉर्म के साथ, वो जब कोई बाढ़ आती है उसके साथ बह जाती है। तो इस वजह से लैंड में क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग, अगर एक पर्टिकुलर जगह पर किसी भी फील्ड पर हम ज़्यादा एनिमल्स को चराएंगे, ग्रेज कराएंगे, तो भी क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो ये इस तरह से होता है कि ये कोई फील्ड है, वहाँ पर क्या है, कोई भी घास है, ग्रास उगी हुई है। अब वहाँ पर जब एनिमल उसे खाएंगे तो ग्रास के साथ उसकी जो रूट्स हैं वो भी उसमें से बाहर आ जाती हैं। तो वहाँ की जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, लूज़। और सॉइल जब लूज़ हो जाएगी तो वो ईजिली एयर के साथ फ्लो कर जाएगी और वाटर के साथ भी फ्लो कर जाएगी। नेक्स्ट है मीनिंग। और अब ये माइनिंग क्या होती है, तो माइनिंग का मतलब होता है कि किसी जगह से, जैसे हमने क्या लिया, मिट्टी निकाल ली अपने यूज़ के लिए, तो वहाँ पर अब क्या हो गया, गड्ढा हो गया, खाली जगह हो गई। ठीक है, ऐसे हमने रेत ले लिया, कुछ भी चीज़ें ले ली। तो एंड क्वेरिंग हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू लैंड डिग्रेडेशन। तो ये सारे टास्क हैं जो लैंड डिग्रेडेशन को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये मेन 3 कारण हमने यहाँ पर देखे, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग और माइनिंग। माइनिंग साइट्स लीव डीप स्कार्स। अब जहाँ पर माइनिंग होती है वहाँ पर क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, खाली जगह रह जाती है। एंड ट्रेसेज ऑफ ओवरबर्डनिंग द लैंड। इन recent year, industrial efficient as waste have become a major source of land and water pollution in many part of the country। और इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारे पॉल्यूशन भी क्रिएट होते हैं। तो ये हमारे क्या थे, कुछ कॉजेज़ थे लैंड को डिग्रेड करने के। अब हमने कॉज को समझ लिया। अब जब हमको कॉज पता है तो अब हम क्या करेंगे, इन कॉज को कम करेंगे और कंजर्व करेंगे अपनी लैंड को, जिससे कि हमारी लैंड ख़राब ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे यूज़ में ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड डिग्रेड ना हो। तो इसके कुछ टास्क हैं। सम ऑफ द वेज विच वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन आर। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। जैसे हमने वहाँ पर सबसे पहला क्या पढ़ा था, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट क्या हो गया, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और प्रॉपर ग्रेजिंग का मैनेजमेंट करेंगे तो हमारी लैंड डिग्रेड नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी इससे, तो पेड़ लगाने से क्या होगा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो जो पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर को क्या कर लेंगी और उसके अंदर वाली लेयर को अपने में एकदम टाइटली होल्ड कर लेंगी। तो एयर आने से, तेज़ वाटर का फ्लो आने से वो बहेगी नहीं। दूसरा पॉइंट है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट। अब आपको ये इसका मीनिंग समझना है ध्यान से। ये शेल्टर बेल्ट क्या होता है, देखो शेल्टर बेल्ट का मतलब है कोई भी फील्ड, जैसे ये मान के चलो ये आपको दिख रहा है, ये फील्ड है। अब इस फील्ड के चारों तरफ क्या लगा दी गई हैं, प्लांट या ट्रीज़ लगा दी गई हैं। तो जब हम किसी फील्ड के चारों तरफ क्या ग्रो करा देते हैं, प्लांट ग्रो करा देते हैं या ट्रीज़ लगा देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट्स। इससे क्या फ़ायदा होता है, तो इससे हमारे लिए ये बेनिफिट है कि जब बहुत तेज़ स्टॉर्म आएगा या कोई भी रिवर आएगी फ्लो करके या फ्लड आएगी, तो उस टाइम पर जो फील्ड की अपर मोस्ट लेयर है, सॉइल है, वो उसके साथ बह नहीं जाएगी, बहेगी नहीं, मतलब वहीं पर रहेगी आंधी तूफान से। तो शेल्टर बेल्ट्स हमारे लिए क्या है, यूज़फुल हैं। इसके बाद स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। तो सैंड डून्स मतलब रेतीली जगह पर हमें क्या लगानी चाहिए, थॉर्नी बुशेस लगानी चाहिए। इस पिक में आप देख सकते हो कि भाई रेतीली जगह पर तो वैसे ही अपर सॉइल कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, वो ईजिली आंधी से या तूफान से हाल फ्लो कर जाती है। तो वहाँ पर अगर हम थॉर्नी बुशेस लगाएंगे तो उसकी जो रूट्स हैं वो उससे क्या कर लेंगी, अपहोल्ड कर लेंगी। आफ्टर दैट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। जितनी भी हमारे पास वेस्ट लैंड है उसको हम प्रॉपर से मैनेज कर लें तो हमारा डिग्रेडेशन कम हो जाएगा। कंट्रोल एंड रेगुलेटिंग ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ से हम ज़मीन में से मिट्टी को निकाल रहे हैं, किसी दूसरी जगह ले जाकर डाल देते हैं प्लेन करने को सरफेस, तो इन एक्टिविटीज़ को हम कम्प्लीटली स्टॉप तो नहीं कर सकते, बट हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल और रेगुलेट करना पड़ेगा, जिससे जो हमारी लैंड है वो डिग्रेड ना हो। आफ्टर दैट प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट।
जितनी अभी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री से जो भी केमिकल निकलते हैं, वेस्ट निकलते हैं, वो सब कहाँ चले जाते हैं? सॉइल में चले जाते हैं, लैंड में चले जाते हैं, जिससे हमारी सॉइल या लैंड क्या हो जाती है? पूरी तरह से अनफर्टाइल हो जाती है। तो इन पर हमें क्या करना चाहिए? इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए, इन पर भी पूरी तरह से डिस्चार्ज या डिस्पोजल करना चाहिए, जिससे ये हमारा लैंड का डिग्रेडेशन ना होने पाए। तो स्टूडेंट, ये हमारा पूरा लैंड से रिलेटेड टॉपिक था आज का, और जो हमने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर आपकी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, जिससे चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री नोट्स के लिए, और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में, जो होगा हमारा पार्ट नंबर 5। थैंक यू वेरी मच।